आती है तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है, इसलिए वो कभी अपना इलाज नहीं करवा सकते थे और कई बार ऑपरेशन भी नहीं करवा सकते थे। और परिवार के मुखिया जो घर का संचालन करते थे, कमाई का एक ही व्यक्ति माध्यम हो, ऐसे व्यक्ति परिवार में नहीं रहने से परिवार के पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होती थी। ऐसी स्थिति में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन प्रधानमंत्री जी ने किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में एक बार आज से 8 साल पहले अमेरिका में ओबामा केयर योजना चलाई गई थी। ओबामा केयर योजना में 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी गई थी और दुनिया में उसकी वाहवाही हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी योजना है। आज तक 3 करोड़ लोग इस योजना के मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और गरीब लोगों के परिवार के सदस्य का भी उससे इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ है और उसका परिवार सशक्त हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री जांगरा जी, मान्यवर, मेरा मंत्री जी से सवाल ये है कि इसमें जो डाटाबेस है वो 2011 की जनगणना का लिया गया है, जिसमें टोटल जो अभी तक जो सर्वेक्षण में आए हैं वो 15 करोड़ 73 लाख के लगभग आए हैं, जो हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। तो मैं मंत्री महोदय से पुनः यही जानना चाहता हूं कि इसका पुनः सर्वेक्षण की कोई योजना है ताकि जो लाभ के पात्र हैं, जो वंचित रहे, उनको दोबारा लिया जाए। टाइम इज ओवर। The discussion on the motion moved by Srimati Geeta alias Chandra Prabhaji is concluded. Now the Honorable Prime Minister will be responding to the debate. माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बीते दिनों कोरोना के इस कठिन कालखंड में भी देश ने चहुं दिशा में किस प्रकार से इनिशिएटिव लिए, देश के दलित, पीड़ित, गरीब, शोषित, महिला, युवा, उनके जीवन को सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए देश में जो कुछ भी गतिविधि हुई है उसका एक संक्षिप्त खाका देश के सामने प्रस्तुत किया और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है, संकल्प भी है, समर्पण भी है। अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। माननीय खड़गे जी ने कुछ देश के लिए, कुछ दल के लिए, कुछ खुद के लिए काफी कुछ बातें बताई थी। आनंद शर्मा जी ने भी, उनको जरा समय की तकलीफ रही, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि देश की उपलब्धियों को स्वीकारा जाए। श्रीमान मनोज झा जी ने राजनीति से अभिभाषण परे होना चाहिए, इसकी अच्छी सलाह भी दी। प्रसन्न आचार्य जी ने वीर बाल दिवस और नेताजी से जुड़े कामों के संबंध में भी विस्तार से सराहना की। डॉक्टर फौजिया खान जी ने संविधान की प्रतिष्ठा को लेकर विस्तार से चर्चा की। हर सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर
अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर और राजनीतिक स्थिति के आधार पर अपनी बातें हमारे सामने रखी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का इसके लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पचहत्तर साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और उन सबका लेखा जोखा लेकर के जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना, जो कमियां हैं उसको करेक्ट करना और जहां नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है वो नए इनिशिएटिव लेना। और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबका ओनरशिप होगी और उसके कारण जो 75 साल की गति थी उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले 100 साल में मानव जात ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है। और संकट की तीव्रता देखिए, मां बीमार है एक कमरे में, लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए। पूरे मानव जात के लिए ये कितना बड़ा संकट था। और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है, नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरी मानव जात उससे जूझ रही है। हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। आज 130 करोड़ के भारत के लिए दुनिया में जब प्रारंभिक कोरोना का प्रारंभ हुआ, चर्चा यही थी भारत का क्या होगा और भारत के कारण दुनिया की कितनी बर्बादी होगी, इसी दिशा में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच में डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है। और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने की भी कोशिश करते आप लोग तो आपके खाते में कुछ जमा होता, लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत
वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लूं या न लूं विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया। ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, इस सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे। और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। जितने करोड़ों परिवारों को एक घर मिला है ना, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया। इसी कोरोना काल में जब पहला लॉकडाउन आया तब भी बहुत समझदारी के साथ कईयों से चर्चा करने के बाद थोड़ा साहस की भी जरूरत थी कि गांव में किसानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन किया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी बम्पर पैदावार की और एमएसपी ने भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए विक्रम प्रस्थापित किए। इसी कोरोना काल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे संकट के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है, और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया ताकि रोजगार भी मिलता रहे और सारे प्रोजेक्ट्स हम पूरे भी कर पाए। कठिनाइयां थी लेकिन उसको कर पाए।
इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। इसी कोरोना कालखंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम लहराने में बहुत बड़ा काम किया, देश को गौरव दिया। आज पूरा देश हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है और कोरोना के इन सारे बंधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम होने नहीं दिया और देश को गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, एक सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है। आदरणीय सभापति जी, जब संकट का काल होता है, चुनौतियां अपार होती हो, विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, ऐसे कालखंड में उस संकटों से बाहर निकालना, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के उन शब्द हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। अटल जी ने लिखा था, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तर पर रोली सा, जग के मस्तर पर रोली सा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल जी के शब्द आज के इस कालखंड में भारत के सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों को रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र थे जिस पर थोड़ा विशेष बल भी दिया गया, क्योंकि वो व्यापक जनहित में आवश्यक था, युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया, उस पर से मैं 2 की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है। हमने शिक्षित किया, उसी प्रकार से खेतीबाड़ी क्षेत्र, उसमें भी कोई रुकावट ना आए, उसको निश्चित किया, और उसी की वजह जैसे मैंने वर्णन किया, बम्पर क्रॉप हुआ,
सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की। महामारी के बावजूद गेहूं, धान की खरीदी के नए रिकॉर्ड बने। किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के तहत मिला। पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जमा हुआ। और मैंने तो पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, क्योंकि पंजाब में पहली बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा गया। उन्होंने कहा था मेरा खेत तो उतना ही साइज है, हमारी मेहनत उतनी ही है, लेकिन खाते में इतना रुपया एक साथ आता है, ये पहली बार जिंदगी में आता है। इससे संकट के समय किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को शॉक्स और डिसरप्शन से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर ये उन सेक्टरों में था जिसको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिला। भारत अब लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी इस क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है, तो स्वाभाविक है दुनिया के देशों से ऑर्डर भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। और सत्य तो ये है कि इंजीनियरिंग गुड्स जो बड़ी मात्रा में एमएसएमई बनाते हैं, इस समय जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा बड़ा बना है, उसमें ये इंजीनियरिंग गुड का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये भारत के लोगों के कौशल्य का और भारत के एमएसएमई की ताकत को प्रदर्शित करता है। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम देखें, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। एमओयू जो हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एमएसएमई क्षेत्र के लोग आ रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, यह अपने आप में उत्साहवर्धक है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं, आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई को जैम, उसके माध्यम से सरकार में जो सामान की खरीदी होती है, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है और वो प्लेटफॉर्म के कारण आज बहुत सुविधा बनी है। उसी प्रकार से हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है। वो निर्णय ये है कि सरकार में 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर होंगे, वो टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। उसमें हिंदुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा और जिसके कारण हमारे एमएसएमई सेक्टर को और इसके द्वारा हमारे रोजगार को बल मिलेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में आदरणीय सदस्यों ने रोजगार के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है, ये जानने के लिए ईपीएफओ पैरोल, ये ईपीएफओ पैरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े। और ये हम न भूलें,
ये सारे फॉर्मल जॉब्स हैं, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब्स हैं। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। आदरणीय सभापति जी, साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में, भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। आदरणीय सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने महंगाई की भी चर्चा की है। 100 साल में आई इस भयंकर वैश्विक कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अगर महंगाई की बात करें तो अमेरिका में 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का ये दौर अमेरिका झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल में सबसे अधिक महंगाई के मार से आज परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां यूरो करेंसी है, वहां महंगाई का दर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है, उच्चतम है। ऐसे माहौल में भी महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। बाकी दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो वहां की अर्थव्यवस्था में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि
सार्वजनिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जय पराजय होता रहता है। उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा कम से कम देश पर नहीं थोपनी चाहिए। मैं जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में एक बात है, शरद राव जानते हो कि वो जहां महाराष्ट्र में भी होगा। कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेतों हरे भरे होते हैं, और किसी ने वो हरी भरी हरियाली देखी हो और उसी समय बाय एक्सीडेंट अगर उसकी आंखें चली जाए तो जीवन भर उसको वो हरे वाला आखिरी जो चित्र है वो रहता है। वैसा 2013 तक के जो दुर्दशा में गुजारा और 14 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, उसमें जो आंखें किसी की चली गई हैं, उनको पुराने दिन ही दिखते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों येन गतः स पंथः, अर्थात महाजन लोग, बड़े लोग जिस पथ पर जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय होता है। मैं आदरणीय सभापति जी इस सदन में एक बात करना चाहता हूं। यहां कोई भी हो, किसी दिशा में बैठा हो, उधर हो, यहां हो, कोई भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने आप में छोटा हो बड़ा हो क्षेत्र का लीडर होता है, नेतृत्व करता है। वो जो भी उसका कमांड एरिया होगा वहां के लोग उसको देखते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। और ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हम सत्ता में है तो लीडर, और वहां बैठ गए तो अरे रे क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी आप है, अगर जनप्रतिनिधि हैं, आप सच्चे अर्थ में लीडर है। और लीडर अगर इस प्रकार से सोचेगा, ऐसी निराशा से भरा हुआ लीडर होगा, तो क्या होगा भाई? क्या यहां बैठे तभी देश की चिंता करनी और वहां बैठे तो देश के अपने क्षेत्र के लोगों की नहीं करनी, ऐसा होता है क्या? किसी से नहीं सीखते तो शरद राव से सीखो। मैंने देखा है शरद राव इस उम्र में भी अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं भाई। और क्योंकि आप अगर निराश होते हैं तो आपका जो क्षेत्र भले अब धीरे कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा बैठ के रनिंग कमेंट्री करना उचित नहीं है, पद्धति में नहीं। हम सबका दायित्व है। सुनिए क्या है, बाद में जब आपको मौका मिला आपने बोला। ठीक है, ठीक है, करके जी आपको बुलाएंगे। ठीक, नहीं ये रिकॉर्ड में जाएगा नहीं। ये रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, अननेसेसरी। प्लीज। खड़गे जी, आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर के 2-3 लोगों को तैयार किया हुआ है इस काम के लिए। आप इस प्रतिष्ठा से रहिए, पीछे है, रखा है व्यवस्था। जयराम जी खास जाकर के बाहर जाकर के सूचना लेकर के आए, समझा रहे थे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है।
आप सम्मानीय नेता है। Please. आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए। देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। आदरणीय सभापति जी, सदन में हमारे एक साथी ने कहा, वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। वैक्सीनेशन इज नॉट अ बिग डील। मैं ये देखकर हैरान हूं, कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। ये देश सुनेगा तो क्या लगेगा ऐसे लोगों के लिए। आदरणीय सभापति जी, कोरोना जब से मानव जात पर संकट में पैदा कर रहा है, सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए जितना भी हमारी सामर्थ्य था, समझ थी, शक्ति थी, और सबको साथ लेकर के चलने का हमने प्रयास किया है। और जब तक महामारी रहेगी, तब तक सरकार गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दल के बड़े नेता बीते 2 सालों में उन्होंने जो अपरिपक्वता दिखाई है, उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए, जो पहले आपने कहा था, आज जो हो रहा है, इसको थोड़ा दोनों साथ मिलाकर देखिए। हो सकता है सुधार की संभावना हो तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि उनके हर छोटे मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की तो भी उसने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर लिया नहीं और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहकर के वैक्सीन दे दी। अगर ये न हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता। लेकिन अच्छा हुआ, देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई। ये देश के लिए अच्छा है। आदरणीय सभापति जी, इस पूरा कोरोना कालखंड एक प्रकार से फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण मैं कह सकता हूं। 23 बार शायद किसी एक प्रधानमंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंगें की गई और विस्तार से चर्चाएं की और मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारियां थी, उसमें मिलजुल करके, क्योंकि इस सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। 23 मीटिंगें करना इस कालखंड में और विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना और सबको ऑन बोर्ड लेकर के चलना, और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज की संस्था की इकाइयां हो, सबने मिलकर के प्रयास किया है। हम किसी की योगदान को कम नहीं आंकते हैं, हम तो इसको देश की ताकत मानते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, कभी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कुछ लोगों को। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था
और एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाए, उनको समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। और मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। शरद राव जी ने कहा, देखिए भाई, ये कोई यूपीए का निर्णय नहीं है, मैं जिसको कह सकता हूं मैं कहूंगा। और शरद राव जी आए, बाकी टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। ये संकट देश पर था, मानव जात पर था, उसमें भी आपने बहिष्कार किया। ये पता नहीं आपके एडवाइस भी कौन है जी, कौन कहां से आप सलाह लेके आते हैं, आपका भी नुकसान कर रहे हैं जी। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए और हर एक को आश्चर्य हुआ। सब लोग, आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, क्या आपकी आलोचना हुई है, क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा काम। लेकिन आदरणीय सभापति जी, हमने होलिस्टिक हेल्थ केयर पर फोकस किया। आधुनिक चिकित्सा परंपरा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, दोनों को आयुष मंत्रालय ने भी इस समय बहुत काम किया। सदन में कभी कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन ये देखना होगा, आज विश्व में हमारे आंध्र तेलंगाना के लोग बताएंगे, हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, वो इस कोरोना ने लोगों को भारत की उपचार पद्धति पर आकर्षित किया, उसका परिणाम है। दुनिया के लोगों, आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले 7 साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है और नए नए डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। इसका मतलब कि भारत की ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनाना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग, जहां जहां हमारा परिचय हो, इस बात को बल दें, क्योंकि इस क्षेत्र हमारा दबा हुआ है। अगर हम थोड़ा उसको और ऐसे समय है कि स्वीकृति बन जाएगी, तो हो सकता है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा है, ताकत है, वो दुनिया में पहुंचेगी और काम होगा। आदरणीय सभापति जी, आयुष्मान भारत के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज कार्यरत हैं और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवाओं करने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर गांव और घर के पास ही फ्री टेस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधा दे रहे हैं। ये सेक्टर कैंसर, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के में मदद कर रहे हैं। 80,000 सेंटर बने हैं और इसको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है। आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परंपरा ये थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो, ताकि बजट में चर्चा न हो, बजट में दिखे नहीं और उस दिन शेयर मार्केट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बांटे। अगर ये चीज हम बजट में रखते तो और बहुत बड़ा बजट शानदार दिखता, शानदार तो है ही है, और शानदार दिखता। लेकिन हम उस मोह के में रखने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने पहले इसको किया और 64,000 करोड़ रुपए हमने इस काम के लिए दिए। आदरणीय सभापति जी, इस बार खड़गे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मुझे तो कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर ना बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये
सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी। ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ और उसी के कारण ये समस्या होती है। और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव प्राप्त। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है, तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस
तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा, खड़गे जी आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पॉजिटिव नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर Nothing will go on record without my permission. आदरणीय सभापति जी, Without my permission, nothing will go on record. Any comment? फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की। जरूरी भी है क्योंकि ये राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है, लेकिन सभी साथियों को आदरणीय सभापति जी, This nothing will go on record except what is permitted by the chair. Whatever is permitted by the chair will only go on record. No comment, no noise, no demonstration will go on record. Please, बैठ जाइए. Please, the Prime Minister is intervening. I have permitted it. It will only go on record. रामदास जी, आप चिंता मत करिए. वो तो आप चिंता मत करिए. जो जाना है वो जाएगा. आप क्यों चिंता करते हैं? प्रधानमंत्री जी, yes. That is your comment, na? So let the people decide. Why when we speak, we don't bother about all this. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, फेडरलिज्म को लेकर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां कई विचारों को प्रस्तुत किया है और बहुत स्वाभाविक है, और इस सदन में इसकी चर्चा होना और स्वाभाविक है क्योंकि यहां राज्य के वरिष्ठ नेता, उनका मार्गदर्शन इस सदन में हमें मिलता रहता है। लेकिन जब ये बात करते हैं तब मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि हम फेडरलिज्म के संबंध में
हमारे जो कुछ भी विचार हैं, कभी बाबा साहब आम्बेडकर को जरूर पढ़ें, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों का स्मरण करें। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में कहा था, उसी को मैं कोट कर रहा हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ये फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अटूट है। प्रशासनिक सुविधा हेतु देश और लोगों को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। प्रशासन के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं और नेशन की कल्पना को स्पष्ट किया है, और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है। मैं समझता हूं फेडरलिज्म को समझने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के इतने गहन विचारों से अधिक मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन के लिए किसी बात की जरूरत है। लेकिन विशेषता यह है, क्या हुआ है हमारे देश में? फेडरलिज्म के इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं, हम क्या वो दिन भूल गए जब एयरपोर्ट पर जरा जरा सी बातों के लिए मुख्यमंत्री हटा दिए जाते थे? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टी अंजय जी के साथ क्या हुआ था, इस सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया तो उनको बर्खास्त कर दिया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इसी प्रकार कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था, वो तब जब वो बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और भारत की प्रगति भी तब होगी जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें। यह दायित्व बनता है। जब हम इस बात को कहते हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन इसकी यह भी शर्त है कि जब राज्य प्रगति करते हैं तब देश की तरक्की होती है। राज्य प्रगति न करे और देश की तरक्की के लिए हम सोचे तो हो नहीं सकता है। और इसलिए पहली शर्त है राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है। और जब देश की तरक्की होती है, देश समृद्ध होता है, देश के अंदर समृद्धि आती है, तो वो समृद्धि राज्यों में पर्कोलेट होती है और इसके कारण देश समृद्ध बनता है। इस सोच के साथ हम चलते हैं। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ। लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन, आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए, मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं करते थे, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। और यही फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे, ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और यही तरीका सही तरीका है, उसी रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है। और ये बहुत दुखद है, जिनको दशकों तक
सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे। सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं। कैसे कैसे दमन किया था। करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया। और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था, राज्य की 50 सरकारों को। आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर लेता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हाईकमांड जो है उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो और फिर डिसमिस करो। इसी तरीके से अविश्वास पैदा करो, अस्थिर करो और फिर बर्खास्त करो। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था? पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था? महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था? कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बॉम्बे की सरकार को किसने गिराया था? 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था? उस कालखंड में 50 साल पहले तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था? 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिसमिस किया था? आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी? और वो भी जब वो बीमार थे। वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई। उसके साथ क्या किया? जिस केंद्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है। लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। और हमें समझा रहे हैं आदरणीय सभापति जी, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ एक नए बदलाव की ओर चले और हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास की स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। दल किसी का भी कोई राज क्यों ना करता हो, और उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज उदाहरण देना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल की रचना, जीएसटी काउंसिल की रचना अपने आप में भारत के सशक्त फेडरलिज्म के लिए एक उत्तम स्ट्रक्चर का नमूना है। रेवेन्यू के अहम निर्णय जीएसटी काउंसिल में होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री
सभी इक्वल टेबल पर बैठ करके निर्णय करते, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर के दे। और देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि जीएसटी के सारे निर्णय, सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सबके सब सर्वानुमति से हुए। सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर के किए हैं। इससे बड़ा फेडरलिज्म का उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? कौन इसका गौरव नहीं करेगा? लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं। आदरणीय सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं फेडरलिज्म का। हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश में 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए। और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए तो बोझ कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया। और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया, लेकिन एक राज्य को छोड़कर के सभी राज्यों ने इसको ओन किया। 100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसमें सभी दोनों की सरकार वाले राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य वाले सरकारें हैं। और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है। और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना, ये उसका उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक और कैसे आर्थिक मदद होती है राज्यों को, किस तरीके से नीतियां कैसे बदलाव लाने से परिवर्तन आता है, उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। वो भी एक समय था जब हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए काम आते थे। ये दुर्दशा हमने देखी है, उसकी चर्चाएं बहुत चली है। अब इस संपदा राष्ट्र का खजाना भर रही है। हमने कोयले और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म किए। 2000 में हमने पारदर्शी प्रक्रिया के साथ खनिज संसाधनों का ऑक्शन किया। हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को जारी रखा, जो जैसे वैध लाइसेंस की बिना चार्ज के ट्रांसफर, 50% प्रोड्यूसर्स की ओपन मार्केट में सेल बिक्री, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर 50% रिबेट। बीते एक साल में माइनिंग रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। ऑक्शन से जितना भी रेवेन्यू आया वो राज्य सरकारों को मिला है। ये निर्णय किया है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सुधार जो लागू हुए हैं, इस पर राज्य का ही भला हुआ है। और राज्य का भला होने में देश का भला है ही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इस क्षेत्र इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय। और ओडिशा इस रिफॉर्म्स को लागू करने में अग्रिम राज्य रहा। मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देता हूं कि उनकी सरकार ने सारे रिफॉर्म्स में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है, और कुछ लोग लिखा जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है। और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है। और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं इतिहास बदल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं, थोड़ा उनका मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही साल से शुरू होता है, हम जरा उसको पहले ले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है तो हमको 100 साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है तो हम 200 साल के इतिहास में ले जाते हैं। किसी को 200 ले जाता है हम 300 ले जाते हैं। अब जो 300 350 ले जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, क्या करें इसका। और इतिहास तो बहुत बड़ा है, बड़े पहलू है, बड़े उतार चढ़ाव है। और हम इतिहास के दीर्घकालीन कालखंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ये हम अपना दायित्व समझते हैं और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमने आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा करना है। और मैं समझता हूं ये अमृत कालखंड अब इसी से आगे बढ़ने वाला है। इस अमृत कालखंड में हमारी बेटियां, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े समाज के हर तबके का योगदान हो, उनकी भागीदारी हो, उसको लेकर के हम आगे बढ़े। कभी कभी हम 1857 के स्वतंत्र संग्राम की ओर देखेंगे। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 1857 के स्वतंत्र संग्राम में जो योगदान दिया गया है, कभी हमें पढ़ने को नहीं मिल रहा है। इतने महान स्वर्णिम पुरुषों को हम कैसे भूल सकते हैं। और हम इन चीजों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है देश आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, देश आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, महिलाओं के सशक्तिकरण भी हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत जैसा देश 50% आबादी हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं बहनें हैं। देश की 50% जनसंख्या, और इसलिए भारत का समाज की विशेषता है, अपनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है। ये एक जीवंत समाज है। हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं जो हमारी बुराइयों को से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज हम जानते हैं महिलाओं के संबंध में भी भारत में कोई आज चिंतन हो रहा नहीं, पहले से हमारे आज चिंतन हो रहा है। उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमने मैटरनिटी लीव पर बढ़ाई है तो एक प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के सशक्तिकरण का हमारा प्रयास है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका परिणाम है कि जेंडर रेशियो में जो हमारी असंतुलन था उसमें काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें आज हमारे कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। ये बड़े एक आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे तो उसमें हम बाहर आए हैं और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। आज एनसीसी में हमारी बेटियां हैं, सेना में हमारी बेटियां हैं, वायुसेना में बेटियां हैं, हमारी नौसेना में हमारी बेटियां हैं। 3 तलाक की कुप्रथा को हमने खत्म किया और मैं जहां जाता हूं मुझे इन माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि 3 तलाक की प्रथा जब खत्म होती है तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है ऐसा नहीं है, उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है जिसकी बेटी 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है, जिसकी बहन 3 तलाक के कारण घर लौट के आती है। इसलिए ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है। ये सिर्फ कोई महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ ऐसा नहीं है। ये मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है।
क्योंकि वो भी किसी बेटी का बाप है, वो भी किसी बेटी का भाई है, और इसलिए कि उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है, और इसलिए कुछ कारणों से लोग बोल पाए न बोल पाए, लेकिन इस बात से सब लोग एक गौरव का आनंद का भरते हैं। कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया है, उनको जो अधिकार नहीं तो अधिकार हमने दिलवाए हैं, और उस अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत आज शादी की उम्र में क्या कारण है? आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए, क्या जरूरत है? बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में ये सदन भी उसके विषय में सही निर्णय कर करके हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम करेगा। आदरणीय सभापति जी, यह वर्ष गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ, और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांतिप्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान न हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये गोवा के साथ कांग्रेस ने किया हुआ जुल्म है, और गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़ के रखा गया, और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी गोलियों से जिंदगी को बसर करनी पड़ी। ये हाल पैदा किए थे। नेहरू जी ने 15 अगस्त 1955 को पंडित नेहरू ने लाल किले से जो कहा था, मैं जरा कोट करना चाहता हूं। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हूं। आजकल नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को,
ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था, जो लोग वहां जा रहे हैं, लिमेज जी, लोहिया जी समेत सब लोग वहां सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश के सत्याग्रही जा रहे थे। हमारे जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक केसरी, उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था। जो पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, जो लोग वहां जा रहे हैं उनको वहां जाना मुबारक हो। देखिए मजाक, देखिए देश के अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह की पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को। ये गोवा के साथ किया। गोवा की जनता कांग्रेस के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकती है। आदरणीय सभापति जी, हमें यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी बड़े भाषण दिए गए और आए दिन हमको जरा समझाया जाता है। मैं जरा आज एक घटना कहना चाहता हूं और ये घटना भी गोवा के एक सपूत की घटना है। गोवा के एक सम्मानीय गोवा की धरती की एक बेटी की कथा है। अभिव्यक्ति के संबंध में क्या होता था, कैसे होता था, ये उदाहरण मैं देना चाहता हूं। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास में आज खोल रहा हूं, क्या किया है। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है। देश को बहुत बड़ी खोट है। लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था तो उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में
आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है, जरा भी आंख ऊंची करता है, तो क्या होता है। सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं, क्या हुआ ये हमें पता है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सदन के सदस्यों से सभी से प्रार्थना है कि भारत के उज्जवल भविष्य पे भरोसा करें। 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर हम भरोसा करें। हम बड़े लक्ष्य लेकर के इसी सामर्थ्य के आधार पर देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम कृत संकल्पी बने। आदरणीय सभापति जी, हमने मेरे तेरे अपने पराये इस परंपरा को खत्म करना होगा और एक मत से, एक भाव से, एक लक्ष्य से एक साथ चलना, यही देश के लिए समय की मांग है। एक स्वर्णिम काल है। पूरा विश्व भारत को तरफ बड़े आशा से और बड़े गर्व से देखें। ऐसे समय हम मौका गंवा न दें। देशवासियों के कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई अवसर आने वाला नहीं है। ये मौका हम पकड़ लें। 25 साल की यात्रा हमें कहीं से कहां पहुंचा सकती है। हमारे देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हम गौरव करें और सभापति जी, हम बड़े विश्वास के साथ मिलकर के चलेंगे। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, सं गच्छध्वम, सं वदध्वम, संवो मनासी जानताम। यानी हम साथ चले, साथ चर्चा करें, मिलकर हर कार्य करें। इसी आह्वान के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अनुमोदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और सभी आदरणीय सदस्यों ने जो सहभाग किया, विचार रखे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendments. I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendment number 1 to 6 and 21 to 24 by Sri Vikas Ranjan Bhattacharya. Are you withdrawing the amendments or I should put them to vote? Right. He has moved the amendment and those in favor will raise their hands for the amendments. Say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. Amendments number 1 to 6 and 21, 24 are negatived. Amendment number 7 to 14 by Shakti Singh Goyal. Are you withdrawing or moving? He is not there. Absent. Then amendments 7 to 14 are negatived. Amendment number 15 to 20 by Srimati Jannadas Baidyam. Sorry. Jannadas ji, are you moving? Right. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. The amendment 15 to 20 are negatived. Amendments number 34 to 41 by Sri Almaram Karim. Are you withdrawing amendments, sir? Right. Yeah, I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Then amendment 34 to 41 are negatived. Amendment 42 to 51 by Mr. M. Shanmugam. Right. I shall now put the amendments to vote. Those in favor, please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. The amendment 42 to 51 are negatived. Amendment 52 to 59 by Sri K. Soma Prasad. Are you moving? Sabha, moving. Lok Sabha. I am moving. No. He should. I am moving. Yes. Yeah. I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no.
Amendment 52 to 59 are negative. No have it, no have it. It's very clear. Amendment number 70 to 73 by Sri Digvijay Singh ji. Digvijay Singh ji, are you withdrawing amendment? प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कहा, लेकिन जो महंगाई के बारे में बात करते उसके बारे में कुछ नहीं कहा, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा। I shall. दुनिया भर की बात की। Moving or अरे हम लोग, are you moving or withdrawing? वही तो आपका विरोध करते हैं हम लोग। जनता नहीं होती तो कहाँ का विरोध करते हैं? If you are withdrawing, I will not put to vote. Mr. Bikram Bhattacharya. Bhattacharya, I have to name you. This is not the way. I have been seeing continuously from morning you are suffering with this and making us also to suffer. If you don't like it, then walk out. What else? I can't do anything else, na? I can't do anything because it is for the house. And if you don't like a particular speech, don't like it. I am not forcing you. You don't like it. Sri Digvijay Singh ji, are you withdrawing the amendments? No, sir. No. Moving. I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. Amendment 70 to 73 are negative because the noes have it, noes have it. Amendment 74 to 81 by Srimati Priyanka Chaturvedi. Are you moving, ma? Yes, sir, moving. Right. Amendments, I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. The noes have it, noes have it. Amendment 74 to 81 are negative. Amendment number 82 to 89 by Sri Rajyasabha is not. What is it? From your place. Go to your place. Are you withdrawing amendment? I'm moving, sir. You are moving. I shall now put the amendment to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it. Noes have it. Amendment 82 to 89 are negative. Amendment 90 to 99 by Sri K.C. Venugopal is not there. So now they are negative. Amendment 90 to 99. If all the amendments are negative, I shall now put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President in following terms, that the members of Rajya Sabha presented in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both the House of Parliament assembled together on January 31st, 2022. Those in favor please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, discussion on union budget. General discussion. Time allotted is 11 hours. So please keep this in mind. I request everyone to please follow the rules and regulations and then speak accordingly. Now we will start the discussion. Please, baith jaiye. Baith jaiye. Please sit down. Please sit down. Sit down. Sri P. Chidambaram ji. Sri P. Chidambaram. You have 25. Chidambaram is there. He is there. Please, whoever is leaving, they should leave quietly. Otherwise, please sit down. Discussion on budget has started. Sri P. Chidambaram ji is going to initiate the discussion. Sri Harivamsaji. Harivamsaji. Please, खड़े मत होना. प्लीज कृपया अपनी सीट पर बैठे. बजट पे डिस्कशन हो. माननीय चिदम्बरम जी बोलेंगे. प्लीज सर. Mr. Deputy Chairman, on behalf of the Congress Party, I wish to... Sir, Deputy Chairman, sir. Please, I have requested all, please let him continue. Yes, I have requested to all, please. Please let him speak. Mr. Jairam Ramesh, let him speak, please. I wish to speak on the union budget presented by the... Yes, mic is there. Please do not disturb Mr. Ipun Bora. Mic is working. I wish to speak on the budget presented by the Honorable Finance Minister.
I'm happy I'm speaking in the Council of the States, otherwise known as the Rajya Sabha under the Constitution. Had the Congress party not been there, this would still be under the Government of India Act 1919, the Council of the Princes. And instead of us, there would have been bejeweled rulers sitting with their shining armor and flowing turbans, sitting and speaking in praise of Queen Elizabeth II, who has completed 70 years in the throne. Thank God for the Congress. We have a Rajya Sabha, and I'm able to speak to you. Sir, before we were obliged to walk out, the Prime Minister was speaking eloquently about jobs and employment. I want to humbly submit to him a statistic which he should use in his next speech. As on 31/3/21, there were 8,72,243 vacancies in the central government. 8,72,243 vacancies. And the almighty Government of India recruited 78,264 persons to these vacancies, leaving nearly 8 lakh vacancies vacant as of today. This is a statistic which I am sure the Prime Minister will welcome, and he will use it in his next speech. So there was much I liked about the budget, but since I have decided to speak only for a few minutes, I'll leave it to my friends. But the best thing I liked about the Honourable Finance Minister's budget speech was it was her shortest speech, 90 minutes. Thank you, Madam. And returning the compliment, I will also keep my reply very short. Firstly, sir, you would have seen that disruption is the way for change and innovation. There is disruption today in business, disruption in science, disruption in technology, disruption in every activity, because disruption creates innovation, creates the urge to bring about a change. I am a member of the Tukde gang, which is the Hindi version of the word disruption. I'm not worried. I'm not worried because in this honorable parliament, a question was asked, who are the members of the Tukde gang? And the honorable minister said, we have no data available on the Tukde gang. There is no data available on the Tukde gang. There is no data available on oxygen shortage deaths. There is no data available on the bodies flowing on the rivers. There is no data available on how many migrants walked back to their homes. Yes. There is no data available on doubling farmers' income, which should have been done in 2022. Yes. This is a no data available government, otherwise NDA government. But I have some data, sir. And I want you and the Honourable House to look at this data. Last year, the Honourable Finance Minister projected the 21-22 fiscal deficit at 6.8%. I cautioned, saying it will not be contained in 6.8%. They said we'll do better than 6.8%. They've actually done better than 6.8. They have done 6.9. On this investment,
The target was fixed as 1,75,000 crore. I caution that this will be indiscriminate disinvestment. This will be mindless disinvestment. I'm grateful to the government for accepting our caution and collecting only 78,000 crore as against the target of 1,75,000. On capital expenditure, let's look at some very important data. In 21-22, the budget estimates projected capital expenditure as 5,54,236 crore. Because this budget also lays great emphasis on capital expenditure. So the government's capital expenditure will drive growth. Government's capital expenditure will crowd in private investment. I've seen a number of statements made by the Honourable Minister as well as her officers. So I think it's very important we look at capital expenditure. Now, the budget estimate for 21-22 was 5,54,236 crore. But the revised estimate came as a pleasant surprise. It was 6,02,711 crore. I was pleasantly surprised until we get into the finer print and we found that the 6,02,711 includes a one-time debt payment of Air India of 51,971 crore. That is capital. That is not a capital expenditure. That is repaying the bank. And if you deduct that amount, it will be 5 lakhs. About 5,52,000 crore, which is less than the budget estimate. I could go on and give a lot of data, but I won't burden my speech with more data. Let's look at some other things. I think the government believes that people have short memories. I'm grateful to my friend, Swaminathan Iyer, who pointed out in a recent article, 2 years ago, government promised to privatize BPCL, Container Corporation of India, and the Shipping Corporation of India. There was no word in this year's budget on what progress they have made. Last year, the Honourable Finance Minister said she will privatize 2 public sector banks and 1 insurance company. There's no word in this budget about what happened. Last year, for the 3rd time, they promoted what is called a national monetization pipeline. It had different names in different years. And they said, we will raise 600,000 crore, 6 lakh crore of old infrastructure will be sold over 4 years. 1 year has passed, there's no word on that. The railway said 151 passenger trains on 109 routes will be bid out to private sector. It was a tremendous response to this announcement. Do you know how many people responded, sir? 0. 0 bids for this announcement. Why do you make these announcements? Some of them are bad announcements. Some of them may be good announcements. Why do you make these announcements if you do not have the capacity to execute any of these announcements? That's why we don't take these announcements seriously. We only look at the outcome budget. There is no purpose at all in looking at this government's proposals in the budget. I only want to look at the outcome budget. Now, sir, I believe the government must have an overarching economic philosophy. You may criticize it, you may say it's good philosophy, bad philosophy,
But I think it's very essential a government must have an overarching economic philosophy. My party has one, and we said so when we released the manifesto for 2019. It's based on 3 W's. The first W, work. The second W, welfare. The third W, wealth. We are not against the creation of wealth. Wealth must be created. But work, jobs must be created. Welfare must be promoted. Now let's take jobs. I'm going to leave the others to my friends. Let's take jobs. We have a population of 139 crore people, of which the workforce is 94 crore. But the labor force participation rate, which is defined as a proportion of the total population, is 37.5%, which translates to 52 crore. Of the workforce, only 52 crore have some kind of a job, regular or irregular. The median age of India is 28.43. 50% of Indians are below the age of 28.43 and presumably looking for jobs. The government promised 2 crore jobs a year. They should report to us how many jobs were created. According to the CMI's data on unemployment, which is the only reliable data, because the government does not put out data on unemployment anymore, urban unemployment this morning was 7.9%. Rural unemployment was 6.54%. And the budget speech had one statement about job creation, that through Gati Shakti and infrastructure, 60 lakh jobs will be created in 5 years. So that is about 12 lakh jobs a year. The annual addition to the labor force is 47.5 lakhs. If 47.5 lakh people are coming into the labor force, workforce every year, and you are creating 12 lakh jobs, what will the rest do? What will the rest do? The answer is very simple. They will fry and sell pakoras. Sir, finally, I believe that every budget is contextual. What is the context in which we are? What is the context of the Indian economy today? There is an old Tamil verse, and I won't recite it. It's attributed to Nanneri, work composed by Shivaprakash. Sometimes it is attributed to Thiruvarutpa of Vallalar. But the key words are Idam, Porul, Eval, Kalam. In English, you can say context. Idam, Porul, Eval, Kalam. Tamil is a very rich language. What is context has been explained in beautiful 4 words. Idam, Porul, Eval, Kalam. Economic policy is contextual. What is the context today? In 2016-17, India's GDP grew by 8.3%. In 2019-20, it's slid down year by year to 3.7%. And in 2020-21, the pandemic year, we hit a recession. I will leave out that year. But in 4 years, this government has brought down the growth rate, pre-pandemic, brought down the growth rate from 8.3% to 3.7%. In 2019-20, the GDP in constant terms was 145 lakh crore rupees. In 2020-21, the pandemic year, it came down to 135 lakh crore. We are growing only when we go back to 145 lakh crore. That's all. 145 lakh crore is the last benchmark that we hit.
India is growing only when it gets back to 145 lakh crore in constant prices and grows higher. We have not reached that stage. Government claims we are running fast, but we are running fast to stay in the same place. You have to run fast to go ahead. You can't run fast in the same place. This is not a treadmill. Sir, the budget papers say nominal growth in the next year, 22-23, will be 11.1%. I heard the new chief economic advisor say real growth will be 8%. Now, the Honorable Finance Minister must clarify to this House, which is correct. If will nominal growth be 11.1 and real growth be 8, in which event is the Honorable Finance Minister assuring this House that inflation will be only about 3.1? Correct. One of the numbers is wrong. Either the budget number of nominal growth rate at 11.1 is wrong, or the new chief economic advisor's prediction that real growth will be 8% is wrong. This has to be clarified. Sir, I said I support creation of wealth, but we have to create work and we have to promote welfare. Let me end by what the government has done for welfare or not done for welfare in this context. Well, let's lay the context. India's economy has not yet recovered to the level of the pre-pandemic year. Everybody will agree with that. In the last 2 years, millions of jobs have been lost. 60 lakh MSMEs have been closed down, according to the Association of MSMEs. 60 lakh MSMEs have been closed down. 84% of households have suffered a loss of income. Per capita income has declined. Per capita expenditure has declined. 4.6 crore people have been pushed into extreme poverty. Huge learning loss among school children, especially children who live in rural India and are enrolled in government schools and have no access to devices. Malnutrition, stunting and wasting among children has increased according to World Health Report. And India's rank in the Global Hunger Index has fallen to 101 out of 116 countries. WPI inflation is estimated by the government's own numbers as over 12% and CPI inflation at 5.3%. There is flight of talent from India, business talent, engineering talent, medical talent, science talent is fleeing India. There's an emergence of monopolies and duopolies. There's crony capitalism. Top 10% of India garner 57% of the national income and hold 77% of the nation's wealth. Shame. 102 billionaires have become 142 billionaires, and the 142 billionaires' wealth has increased from 23 lakh crore rupees to 53 lakh crore rupees in 2 years. This is the context of India. In this context, what has the budget done for welfare? Subsidy for petroleum for this year and the next year from 6,517 crore cut to 5,813 crore. Fertilizer from 1,40,000 crore to 1,05,000 crore. Food from 2,86,219 crore to 2,06,481 crore. In agriculture, from 4.3% of GDP to 3.84% of GDP. Crop insurance from 15,989 to 15,500 crore. And Maganrega from 98,000 crore to 73,000 crore. Welfare has been thrown to the wind. Work has not been created. Welfare has been thrown to the wind. And you say, we are creating wealth. You are creating wealth for whom? For the 142 billionaires? Yes. Or for the crony capitalists? Yes. Who are you creating wealth for? If wealth is not shared, what is the point of creating wealth? Yes. Sir, this government has forgotten the poor.
The word poor occurs twice in the budget. The word jobs occurs thrice in the budget. One name occurs 6 times, and I compliment the finance minister for being loyal to her prime minister. You have forgotten the poor. Let me end by saying the poor will not forget you. The poor have long memories. Thank you. Thank you. The next speaker is Arun Singh. धन्यवाद सर। जो केंद्रीय बजट 2022-23 जिसके बारे में अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, यह बजट देखे तो समावेशी भी है और इस बजट में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की छाप भी है और नए भारत के संकल्प के सिद्धि की ओर अग्रसर भी है। अभी कह रहे थे कि यह आपने जो गरीबों को छोड़ दिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। अरे आप पूरा बजट और पूरी मोदी सरकार गांव, गरीब, किसानों के प्रति समर्पित है। सबसे पहले अगर चिंता करती है सरकार, तो कभी गरीब हमारा खुशहाल कैसे हो, उसको मूल सुविधाएं कैसे मिले। इसलिए आज गांव, गरीब, किसान प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। वित्त मंत्री जी द्वारा यह पेश किया बजट, इसको हम कह सकते हैं कि युवाओं का भी बजट है, उनकी आशा और आकांक्षाओं को भी पूर्ति करता है। यह रोजगार परक बजट है, अभी हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। यह डेवलपमेंटल ओरिएंटेड बजट है और इसी के साथ वित्तीय स्थिरता को प्रदान करने वाला यह बजट है। यह दूरदर्शी बजट जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी यहां रखी है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। जब मैं कहता हूं गांव, गरीब, किसानों को समर्पित है बजट, तो कोविड की वैश्विक महामारी पिछले 100 वर्षों में पूरी दुनिया ने ऐसा नहीं देखा था। यह पूरी सृष्टि के लिए ही तकलीफदायक थी। भारत के 130 करोड़ की आबादी, इसमें गरीबों को किस प्रकार से बचाया जाए, वह कैसे भूखा पेट न सोए। जब लॉकडाउन लगा तो उससे के समय उसी दिन सबसे पहले अगर घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री जी की ओर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा हुई और 5 किलो अनाज जो गरीबों को दिया जा रहा है, वह आज पिछले 19 महीने से वह लगातार चल रहा है और सरकार 2,80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रही है। इसीलिए देश का गरीब आम जनमानस प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। अभी मनरेगा की बात कर रहे थे। मनरेगा की बात आपके समय 2014-15 कांग्रेस के समय, तो उस समय देखिए तो केवल 33,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। यह मोदी सरकार है जो पिछले वर्ष 73 करोड़ का बजट रखी और लोगों को संकट आया तो 73,000 से 98,000 करोड़ रुपए यह मनरेगा के अंतर्गत इन्होंने खर्च करने का काम किया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने इनका ध्यान नहीं रखा। देश की आजादी के बाद लोगों के पक्के मकान नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने 5 दशक तक राज किया, लेकिन पक्के मकान गरीबों के पास नहीं थे। जो थे भी, हम लोग जाते थे गांव में देखते थे, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनते थे उसमें इतना कम पैसा उनको दिया जाता था, उसमें से भी रिश्वत होती थी, तो उन मकानों की क्षति नहीं होती। अधिकांश गांव में जाके देख लो, इंदिरा आवास योजना में या तो उस पे गाय बैल उसके अंदर बांध रहे हैं, मवेशी को बांधने का काम कर रहे हैं, या तो उसके अंदर भूसा रखा गया है, वो रहने योग्य नहीं है। लेकिन आज
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पीएम आवास योजना, जो पहले प्रति व्यक्ति को 70,000 रुपए दी जाती थी, वह 1,20,000 करने का काम यह सरकार ने किया। और इसी के साथ साथ 1,20,000 के साथ जो गैस कनेक्शन है उसके लिए भी राहत, बिजली कनेक्शन के लिए भी अलग से पैसा, यह भी उसमें जोड़ा गया। और उसमें शौचालय बनाया जाता तो उसके लिए भी अलग से राहत दी जाती है। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मिलता है। और एरिया भी बढ़ाया गया। अब 25 स्क्वायर मीटर के एरिया में मकान बन रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक मकान बन चुके हैं। मैं इस बजट में जो गरीबों के मकान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 48,000 करोड़ रुपए इस बजट में रखा है, जिसके माध्यम से 80 लाख नए मकान 2022-23 में बने जाएंगे। अगर कोई जाके जमीन पे पूछे तो हम तो गांव में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी देख रहे हैं, गांव के लोगों को जो लखपति बने हैं, अगर वहां से खड़े होकर भाषण दीजिए तो कर मोदी मोदी मोदी। महिलाएं कहती है कि अगर कोई मकान दिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और उसी गांव में जाकर के देखिए, यूपीए के समय, कांग्रेस के समय जो मकान बने उसमें जाके भूसा रखा जाता है, जैसा मैंने कहा गाय बैल बांधा जाता है। यह विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का है। गरीब खुशहाल कैसे रहे, वह स्वस्थ कैसे रहे। देश की आजादी के बाद जिन्होंने 5 दशक से ऊपर राज किया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोग को स्वच्छ पीने का पानी मिलना चाहिए। आधी बीमारी जो प्रदूषित पानी होती है उसके कारण ही होती है। बड़े बड़े बजट तो आए, लेकिन उस बजट में स्वच्छ पीने का पानी का प्रोविजन ही नहीं किया गया। अगर किया गया तो 1,000, 2,000, 5,000 रुपए ही किया गया। इतना करोड़ से ऊपर उसमें डाला ही नहीं गया। हम सबको मालूम है कि लोग पीने के पानी के लिए कई जगह हैंड पंप से लेते हैं, वह भी प्रदूषित होता है। तालाब से ले आते हैं, वो भी प्रदूषित होता है। नदियों से जाकर के बहुत सारे दूर दराज के लोग जाते हैं, वो ले आते हैं, 3 से 4, 5 घंटे लग जाता है, फिर उस पानी को ले आते हैं और उसके बाद उसको बचा करके रखते हैं कि वह पानी 2-3 दिन किसी तरीके से दूर दराज के क्षेत्र में उसको पी सके। लेकिन किसी ने उनको कष्ट को नहीं देखा कि आज अधिकांश बीमारी उस पानी के कारण ही होते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन की 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की है। देश के हर नागरिक को, हर गरीब को नल से जल मिलना चाहिए। और जब वो स्वस्थ रहेगा, शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, तो भारत की विकास तो अपने आप ही बढ़ेगी। क्योंकि अस्वस्थ अगर लोग देशवासी रहेंगे तो कभी भी उसके लिए देश का विकास, जीडीपी कैसे बढ़ सकता है। पिछले 2 वर्षों में 5.5 करोड़ घरों में पीने का पानी नल के जल के माध्यम से पहुंचाया गया। गांव के लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। और इस बजट में भी देखिए 60,000 करोड़ रुपए इस बजट में यह रखा गया कि 3 करोड़ 80 लाख घरों को अगले साल 2022-23 तक उनको नल से जल की व्यवस्था की जाएगी, वो शुद्ध पीने का पानी पिएगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। ये बगल का राज्य राजस्थान है तो बिल्कुल ही उसमें काम नहीं कर रहा है। वो जो टालम टोल करता है, केंद्र से पैसा जाता है, फिर भी नल से जल अधिक तेज गति से बढ़े, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग मोदी को श्रेय दे जाएंगे। इस संकीर्ण मानसिकता के साथ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बजट आया, चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। जो आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोर्जिवा ने कहा कि यूनियन बजट
presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman is a very thoughtful policy agenda for India and puts a great deal of emphasis on innovation in research and development, on human capital investment and digitalization. सब लोग तारीफ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी छपी, उसमें सभी सीईओ से पूछा गया तो 17 जनवरी 2022 को अगर देखेंगे तो बजट आने से पहले सभी ने यही बात कही। 99% सीईओ ने यह कहा कि भारत तेज गति से विकास के रास्ते पे चल रहा है और तेज गति से विकास के रास्ते पे और बढ़ेगा। यह 17 जनवरी 2022 को अगर देखेंगे न्यूज़पेपर में छपा। यह पीडब्ल्यूसी जो ग्लोबल सर्वे कराई थी, पीडब्ल्यूसी के एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे रिपोर्ट में यह दर्ज है। तो सर्वे कराने के बाद भी यह पता चल रहा है कि सभी लोग का यह मोदी सरकार के नीतियों पर विश्वास है और भरोसा है। इसी के साथ साथ भारत डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़े और डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से करप्शन भी कम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी आए, लोगों तक तुरंत राहत भी पहुंचे डीबीटी के माध्यम से। और इसकी भी अगर शुरुआत अगर देखेंगे तो 2015 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में उन्होंने कहा कि डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और डिजिटल इकोनॉमी को हम प्राथमिकता देने जा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि दिसंबर 2021 में देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन हुआ है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इसको प्रमोट करने की बात सरकार ने इस बजट में कही है। ये अच्छी बात है। कहीं की भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यह एक नहीं, भारत के शेड्यूल 8 की सभी भाषाओं में यह इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी। दस्तावेज उनका डिजिटल रूप में होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो सरकार इसको प्रमोट करने जा रही है उसके माध्यम से देख सकता है। वन नेशन वन टैक्स, इसको भी कोई लागू किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को लागू करने के बाद आज जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच रहा है। 1 लाख करोड़ सदैव हर महीने आ रहा है। अब लगातार इसकी संख्या, इसका अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। गांव के लोग, वह गांव के युवा हैं, वह मोदी जी पे भरोसा करते हैं। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर की केबलिंग हो रही है। आने वाले समय में बहुत शीघ्र सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। देश का कोई भी ऐसा युवा नहीं होगा जैसे शहर के उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, गांव के भी उतनी तेज स्पीड से उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। और तो और 5G का ऑक्शन भी इसी वर्ष होने वाला है। उस 5G के जब ऑक्शन होगा तो इंटरनेट कितना तेज गति से चलेगा। गांव में भी दूर दराज क्षेत्र में जहां टेलीफोन का नेटवर्क कम होता है, वहां भी तेज से उस 5G कनेक्टिविटी आने के बाद युवा वहां से जुड़ सकता है, इंटरनेट को यूज कर सकता है। यह इस बजट में कहा गया है। लोगों को कई किलोमीटर जाकर के बैंक के लिए जाना पड़ता था। वो जाकर के एटीएम से पैसा निकालना हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो किलोमीटर उनको जाकर के बैंक के पास जाते थे, तब जाकर उनका पैसा निकलता था। मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि देश के जो 1,50,000 पोस्ट ऑफिस हैं, 1,50,000 जो पोस्ट ऑफिस हैं, इस बजट में कहा गया है उनको सीबीएस से जोड़ा जाएगा। और सीबीएस से जब जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी गांव का युवा अपने बगल के पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां से एटीएम के माध्यम से पैसा भी निकाल सकता है,
मोबाइल बैंकिंग भी कर सकता है और डिजिटली पेमेंट भी कर सकता है। इससे करोड़ों लोगों को इससे राहत और लाभ मिलने वाला है। आखिर देश की आजादी के बाद जिन्होंने शासन किया, कांग्रेस ने क्या किया? कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको केवल निगेटिव ही दिखता है, जो कुछ किया उस सामने दिखता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो अभी क्रिप्टो करेंसी, जिसमें लाखों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि यह कहा गया है कि अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आएगी और उस डिजिटल करेंसी के माध्यम से इसी साल जो डिजिटल करेंसी आएगी उसके माध्यम से कहीं से भी किसी भी प्रकार से मोबाइल के माध्यम से भी रुपया एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बात की मैं सराहना करता हूं। और जो सेंट्रल बैंक ले आएगा तो वही रेगुलेटेड ही होगा, उस पर लोगों का विश्वास भी होगा, लोगों का भरोसा होगा। बहुत सारे लोगों का जो आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका अता पता नहीं है कि पैसा बचेगा कि रहेगा। जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ले आएगा तो इससे उनको राहत मिलेगी। सरकार हर बजट में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके मूल मंत्र को लेकर के चल रही है और उस मूल मंत्र के आधार पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो यूपीए के समय में 142वां रैंक पे होता था, मोदी जी की नीतियों के कारण, उनके कार्य योजना के कारण, उनकी सोच के कारण केंद्र सरकार की आज 142 से 63वें नंबर पे पहुंच गई है। यह 5 सालों में 79 रैंक की सुधार आई है। और आजादी के अमृत काल में, क्योंकि इस वर्ष अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके बाद अमृत काल 25 वर्ष का अमृत काल होगा। इस अमृत काल में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 को देश लॉन्च करने जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ह्यूमन कैपिटल हो, जो फाइनेंस की कैपिटल हो, उसको इफिशिएंट तरीके से कैसे उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उसके लिए काम होगा। सरकार ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। हम सबको मालूम है 2016 में जो आईबीसी लाया गया, आईबीसी के माध्यम से कितने अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लगातार एनपीए कम हो रहा है। एनपीए को जब बढ़ा तो यूपीए के गलत नीतियों के कारण बढ़ा, फोन बैंकिंग के कारण बढ़ा, उसमें एक की टोपी दूसरे पे टोपी घूमती थी, उसके कारण लगातार हमारा एनपीए बढ़ता रहा। आज एनपीए धीरे धीरे कम हो रहा है और आप रिजल्ट देखेंगे तो बैंकों के प्रॉफिट डबल होने शुरू हो गए हैं। सरकार को लगातार बैंकों को पैसा देना पड़ता था, 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बैंकों को पैसा देना पड़ा, कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति ये है कि बैंक के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, वो अपने पैरों पे खड़ रहे हैं। यह मोदी सरकार की पॉलिसीज और नीतियों के कारण ही है। इसको कौन नकार सकता है कि जो पहले कानून पे कानून, कानून पे कानून, इतने कानून आते थे, उन कानूनों में लोग उलझ जाता था, कंपनी चलाना तो बड़ा मुश्किल होता था। 2 वर्षों में 25,000 कंप्लायंसेज, 25,000 कंप्लायंसेज वो कम हुए हैं। और उसके साथ साथ 1486 बहुत बड़ी फिगर है, 1486 यूनियन लॉज को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कोई बिजनेस करे सुकून से बिजनेस कर सके। यह कोई काम कोई कर सकता है तो मोदी सरकार ही कर सकती है। एमएसएमई के बारे में अभी बोला गया। हम सब जानते हैं कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 30% से अधिक जो आज एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई के माध्यम से ही हो रहा है। इसका लक्ष्य 40% का है। यह हमको नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले बेंच तो गांधी की बात ही करते हैं। गांधी के सिद्धांत, गांधी जी के संकल्प, गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाने का काम वह भारतीय जनता पार्टी की हम लोग ही करते हैं, हमारी सरकार ही करती है। तभी तो जो खादी की बिक्री वह 4 गुना बढ़ी है। और वोकल फॉर लोकल का नारा
वोकल फॉर लोकल का अभियान, स्वदेशी को बढ़ावा देने का अभियान, अपने घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा देने का अभियान, इस संकल्प के रूप में अगर कोई इसका आह्वान किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सबके सामने रिजल्ट उसका दिख भी रहा है। एमएसएमई को कर, सभी एमएसएमई बंद हो गई। अरे 1,30,000, 1,30,00,000 एमएसएमई को सरकार ने बिना गारंटी के लोन दिया है। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन जो हमारा एमएसएमई को मिला है, वह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लोन वो सरकार ने अपने सर पे बोझ लिया। उनका एमएसएमई की बंद नहीं होने पाएंगे, उनको कोई कष्ट ना हो, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनकी गारंटी हम लेते हैं और सरकार ने उनकी गारंटी ली और 1,30,000 जो हमारे 1,30,00,000 एमएसएमई को उससे राहत मिली। सामने तो बोल के चिदम्बरम भी चले गए, वो कुछ भी आंकड़े झूठ का पुलिंदा बोल देते हैं, उसके बाद बोल के चले जाते हैं, सुनते ही नहीं। उनको सुनना चाहिए कि एमएसएमई को सरकार ने क्या क्या किया है। इसके साथ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट उसको भी रिवाइव किया जा रहा है और 2 लाख करोड़ रुपए का लोन, 2 लाख करोड़ रुपए का मदद इस वर्ष उनको दिया जाएगा। यहां तक कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अभी कोविड के दौरान वह अभी भी परेशान है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर आई, उसके बाद थोड़ा ठीक होने लगा, कोविड की दूसरी लहर आई, फिर वह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को परेशानी बढ़ गई। इसलिए उनकी भावनाओं को, उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की फिर से कहा कि एडिशनल हम इमरजेंसी लाइन क्रेडिट गारंटी यह स्कीम उनके लिए ले आ रहे हैं, जिससे उन लोगों को दिक्कत न हो, सरकार गारंटी लेगी। वह हमारे जो छोटे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं उनको दिक्कत नहीं होने देंगे। इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जिस प्रकार से चारों ओर काम किया है, संकट के समय काम किया, कह रहे जॉब कहां मिल रहे। अरे भाई, ये जो पीएलआई स्कीम, 14 पीएलआई स्कीम कौन ले आया? 14 पीएलआई स्कीम मोदी जी ने ले आई। इसके माध्यम से उत्पादकता भी बढ़ रही है। और तो और अप्रैल से दिसंबर तक अगर केवल कपड़ा परिधान के निर्यात में देखेंगे तो पीएलआई में इंसेंटिव देने के माध्यम से हमारा 52% वृद्धि हुई है, 52% की वृद्धि हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को कहा कि World Bank said that the growth forecast for 2022 has been upgraded to reflect an improving investment outlook or in private investment, particularly manufacturing, benefiting from productivity-linked incentive scheme and increase in infrastructure investment. यह वर्ल्ड बैंक ने लिखित में स्टेटमेंट दिया है कि भारत का जो विकास हो रहा है उस विकास में पीएलआई का बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी वर्ल्ड बैंक ने भी सराहना किया है। तो इनको समझ में नहीं आता कि कितनी अधिक उससे नौकरियां मिलने वाली है। जब प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि जब पीएफ में रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है, और पीएफ में रजिस्ट्रेशन कोई आंकड़ा जो है ऐसा नहीं कि वो गोलमोल आंकड़ा हो, जब पीएफ में रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ता है तो वास्तव में लोगों को नौकरियां मिल रही है कि जा रही है, देखना चाहिए। ये ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन जो बढ़ा है, मान्यवर मैं बताना चाहूंगा, इसलिए एमएसएमई के लगातार उनकी दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सके, लगातार सरकार भी काम कर रही है और बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। 200 करोड़ रुपए से कम के जो टेंडर है उनको अब ग्लोबल नहीं होंगे, ये सरकार ने अनाउंसमेंट किया। और तो और जो डिफेंस सेक्टर में उसका जो इंपोर्ट है उसमें 58% घरेलू जो उद्योग से लिया जा रहा है
उसको 68% किया गया है। इससे किसको लाभ होगा? इससे एमएसएमई सेक्टर को ही लाभ होगा कि डिफेंस सेक्टर में भी इसको किया गया है। हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जब आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा हुई, लोग आंकड़े लगा रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी आए हैं, वो 5 लाख 10 लाख करोड़ का अधिक से अधिक वो आत्मनिर्भर भारत की पैकेज की घोषणा करेंगे। जब घोषणा की तो 5-10 लाख करोड़ रुपए नहीं, कोरोना के समय 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक घोषणा हुई। 5.5 लाख करोड़ रुपए कोई कल्पना कर सकता है? 5.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए खर्च हुआ। अभी अब चिदम्बरम जी बता रहे थे, कहते कि भाई कि वो 6.5 लाख करोड़ रुपए की जो रिवाइज बजट में उसको दिखाया गया, उसमें एयर इंडिया को उसमें जोड़ दिया गया, जो उनको दिया गया वन टाइम रात। अब आप बताइए, एयर इंडिया में घोटाला कौन किया, किसके समय हुआ, किसके समय एयरक्राफ्ट खरीदी गई, क्यों लॉस में गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए कोई जिम्मेदार है एयर इंडिया के बर्बादी के लिए तो कांग्रेस ही तो जिम्मेदार है। और वन टाइम अगर उनको राहत देते हैं तो कहां जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? वन टाइम तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, और कहां जाएगा? इसके साथ आज टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख लें हम, और केंद्र और प्रदेश को, जब 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल वर्ष खर्च होंगे, जो 35% पिछले साल से अधिक है, और प्रदेशों का भी जोड़ दे जो केंद्र उनको राहत देने वाला है, तो कुल मिलाकर के 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसके माध्यम से जो सरकार ने पीएम गति शक्ति के साथ जो इंजन दिए हैं, चाहे रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में जो विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और इसके साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। पहले हम लोग जाते थे, देखते थे कि चाइना का किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बढ़िया है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ठीक नहीं है। यह पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल खर्च किया जाएगा, उसके माध्यम से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय होगा, यह हमें पूरा विश्वास है, और करोड़ों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इतना सब कुछ होते हुए भी वित्त मंत्री जी की तारीफ करना चाहेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है, सब कुछ इतना भारी भरकम 49,49,000 करोड़, मतलब 40 लाख करोड़ का बजट देने के बाद भी इसको अपना वित्तीय घाटा को 6.4% पे ही लिया करके वहीं तक उसको रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जीडीपी की बात कर, जीडीपी की तो सभी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व के, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सभी भारत के विकास की तारीफ कर रहे हैं, और सभी यही कह रहे हैं कि भारत विश्व का सबसे तेज विकास से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, और इस बजट में भी 9.2% की जो जीडीपी की विकास दर की बात कही गई है, हमको लगता है इससे भी तेज विकास होने वाली है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। मिशन शक्ति, मिशन बादल, सक्षम आंगनबाड़ी, कहने को तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे लाखों जो महिलाएं हैं, लाखों बच्चे हैं, लाखों आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जो इस बजट में के माध्यम से इसको लागू किया। बस एक मिनट, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 25,000 किलोमीटर यह हो रहा है। अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात आपके समक्ष समाप्त करना चाहूंगा। इतनी परेशानियों के बीच में भी अर्थव्यवस्था भी तेज गति से चल रही है। भारत की आज विश्व के लोग सराहना भी कर रहे हैं। वो गरीबों को कल्याणकारी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही, 1 रुपए भी उसमें कमीशन नहीं जा रहा है, और पूरी अर्थव्यवस्था को संभाला, वैक्सीन भी दिया, सब कुछ। संकट के समय प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों से बात करते रहे और लोगों को आर्थिक मदद देते रहे। थोड़ा सा भी उन्होंने एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी कि गरीब है, किसान है, इनकी मदद में कोर कसर हो। संकट के समय उन्होंने देशवासियों को बचाने का काम किया, गरीबों को बचाने का काम किया। नए भारत के संकल्प के लिए और हम बढ़ रहे हैं। इसलिए दिनकर की कविता को जरूर मैं कहूंगा। उस दिनकर ने जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नव यतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर काम किया, लगातार विघ्न में रह करके भारत के जो संकट था उसको चुनौती को मान करके उसको अवसर में बदलने का कोई काम कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका अभिनंदन और वंदन मैं करता हूं और इस बजट का निर्मला सीतारमण जी ने रखा उसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। The next speaker was Jawahar Sarkar, but Mr. Sarkar, our very senior member Deve Goraji, due to health reason, he wants to go early. Okay. Chair has allowed him 5 to 7 minutes. Okay. Sir, Sri Deve Goraji, you have 5 to 7 minutes. Chairman, sir, I am going to confine myself about linking of rivers. I do not want to discuss about the facts and figures presented by my Honorable former Finance Minister. We worked together in 1996. I was very keenly watching, and I am so happy he has made certain points about the achievements or non-achievements. Sir, because Karnataka is one of the state which is going to suffer very badly, even for the drinking water. That is one of the major issues when the present budget indicates linking of rivers, that is implementation of the Ken Betwaring project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed to providing irrigation benefit for 9.8 lakhs hectares of farmers' land, drinking water supply to 62 lakhs people, and 130 megawatts of hydro power and 27 megawatts of solar power. Allocation of rupees 4,300 crores in the 21-22 and 1,400 crores in 22-23 have been made for this project. And para 37 draft DPR for 5 river links, that is namely Danganga, Punjab, Tepi, Narmada, Godavari, Krishna Pennar, and Pennar Kaveri base. So this is the issue where I have particularly want to know from the government this Krishna Pennar and Pennar Kaveri. So the DPR, draft DPR has been prepared. The point is, when Bachawat Award was given in 1969, I was also one of the person who fought for when the rivers were interlinked. Karnataka is one of the most important states among the interstate river disputes. Kaveri dispute is confined to Tamil Nadu, Kerala, and Pondicherry. I know this. My friends are here. The tribunal award was published in 2007. And I don't want to go back to the merits and demerits of the award, which has also been
questioned in the Supreme Court to an SLP, and the Supreme Court also has given the verdict. Now the point is about the drinking water. What my friends are also here, there is nothing to suppress any information. The Supreme Court has given 4.17 consumptive use for the drinking water for Bangalore city. So Bangalore city population was calculated in 2011. The population 85 lakhs. Today, my friends are here. Today the population is in Bangalore alone 130 lakhs population. Sir, 4.75 lakhs of 75 TMC was allocated by the Supreme Court, and I don't want to go back in all details. But only thing is, population is 130 lakhs today. We are already utilizing out of the whatever the Supreme Court has decided, 284 TMC for Karnataka and 400 TMC to Tamil Nadu. The drinking water problem for the Bangalore city, they say it will not come under the purview of the catchment area. That is why we have not taken into consideration to allocate for the drinking water 1/3 Bangalore city. So that is the problem. So while the rivers are going to link earlier Mahanadi to Kaveri, that was K.L. Rao's period. I don't want to go to all those decisions. But one thing now, my friends, also, I am draw their attention, make it also one of the issue. Now, sir, this when Thiru Karunanidhi, late Karunanidhi, was supporting the United UF government, where I was the Prime Minister for 11 months, I discussed with late Karunanidhi, sir, the government of India itself is going to fund, and we will construct, by the union government itself will construct the project, and whenever there is any shortage to Tamil Nadu, we don't want to come in the way of the flow, we will allow the water. When the Tamil Nadu is not required, we will use the water for drinking purpose, and some portion may be utilized for power generation. This was the discussion which I had with late Karunanidhi, but he has not accepted because the dispute. I don't want to tell anything lie. In my life, I will never. Because we are all brothers. There is nothing to suppress. And now whatever happened. He has not accepted. And the issue was also one of the points raised by Karnataka in the tribunal. The tribunal has not said anything, whether construct or not to construct. They have kept silent. That is the position. And Karnataka today, we have trying our best to convince the union government to construct this project on our own. There is nothing to be shared. The cost is shared by Tamil Nadu. But even here, just say, I will sit, sir. Mr. Siva. Consent of the riparian space. That was the agreement. Any new dam, if it has been to be constructed by, it should be with the consent of the riparian space. Mr. Siva, I am not going to suppress anything. Please, sir. I have to give an explanation. Please, sir, have some sympathy for the drinking water.
sympathy. I know Karunanidhi has constructed, has sanctioned nearly at that time 2,000 crores for drinking waters for 6 districts. It has been drawn from Hogenkal. I have personally gone there. How union government is not going to support because you have no political strength. Let us be honest, including the former finance seeing all the 39 MPs stood up and they went to the well. Sir, at that time I am alone, single-handed. This house, I am coming here, this house should at least let me speak and explain. Ultimately, the majority will have their own say. I don't want to come in the way. Sir, the point is, drinking water is a fundamental thing, sir. Nobody is going to, even Madam Gandhi, I was one of the subcommittee as chairman. Sir, you are unable to take a decision about how best we can bring all the states together to agree for at least drinking water when we interlink the rivers. So there is, I don't want to go back to the past history. So the only point is, now we want to construct this major. Have you finished, sir? Yeah, another 4 or 5 minutes, sir. I will close. Now, drinking water, yes, sir. To overcome this crisis, drinking water problem, government of Karnataka has proposed to construct Mekedaltu project at the border point with a total storage of capacity 67 TMC. This is purely a drinking water supply project with an incidental power generation of 650 megawatt with an installed capacity of 400 megawatts. Sir, we have prepared the DPR and it has been sent to Government of India earlier 2019. So Government of India still not taken because you are objecting. Naturally, they have not taken in objection. We are trying our best. Union government is not clear. As soon as the pre-feasibility report had been cleared by the Central Water Commission in November 2018, Tamil Nadu challenged. I know this. Sir, this is an issue where we are struggling to construct this. There was so much of agitation going on in Karnataka only for Bangalore city drinking water purpose. Sir, how can 4.75 TMC? We are using 50 TMC today. What the allocation made for irrigation purpose, out of that itself we are using 50 TMC for drinking water. We can't have anything in 4.75 TMC for 130 lakhs people. This is the fate of Karnataka. Sir, now only with your permission I will raise this issue. And you can also have your say. There is nothing. Now, linking river is a major issue. But Tamil Nadu, they are all very vocal people fighting the battle. And the issue of this Kaveri issue, both DMC and DMK will come together to fight. I know this. Now BJP are on one side, Congress on the other side. I am alone. What can I do? This is the position. I was watching the Prime Minister's speech.
even if I join your party, you will not allow so for this drinking Kaveri water. I know that because it is a battle I am fighting from last 50 years. Sir, now how Tamil Nadu is so clever to use the tribunal award was, yes, it is not to divert and take it to the non-area which is dry area. You can't divert it. That is the award of the tribunal. Now, only to delta irrigation, all these things, I know what tribunal is awarded. The point is now they are diverting to other dry area in the name of diversion. Sir, please. The Kaveri Vigal Gundu link project and lifting water from Mettur to the benefit of Salem district in the guise of drinking water, it is no moral right to object Michael Art. I only... Thank you, sir. Thank you. You are clever. You are... No, please. You fought the battle. Our area, including the delta area, you fought so much. I know that. Delta irrigation, and you have 3 crops, all these things I don't want to now go on debating. So drinking water. Yes, sir. Thank you. Mr. Shiva, please don't disturb. Please don't. I will. Let him finish your... Again, girl, don't disturb. This same finance, the same finance. No. If I tell lie, you just counter it. In Karnanidhi Saab, from Hagenkal, 6 districts, 2,000 crores government of India provided, sir. We are helpless. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಬ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಗುರುತಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಓಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ನೊಂದು ಓಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿತಿ? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ 3 MPs ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದ್ಯಾರು 3 MPs ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಿಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಮಚ್. Sir, only one point about this drinking water issue I mentioned. Sir, what is going on in Karnataka? Now so much of agitation, demonstration by the Congress friends. But what to do? Tell me. You can't. Sir, another... my responsibility is to raise the issue concerning the state, not on the basis of the political consideration. Sir, only 2 points. Upper Bhadra project, the revised estimate amounting to 21,433 crores has been administratively approved by the government of Karnataka in December 2020. The proposal is to utilize 29.9 TMC water to irrigate 2.25 lakhs hectares in Chikmagalur, Chitrduರ್ಗ, Tumkur and Davangere districts in Karnataka. It also proposed to fill up 367 tanks. Okay. This project, no objection. Please conclude. Please conclude. Sir, I only
You don't have pray time. through Don't you. have time. The You are government, exhausted. no, I am not an More ex-prime than the minister. allotted time. I am an ordinary member here. I am not claiming on that. I don't want to claim all those past history. The expenditure, so far an expenditure, 5,000 crores Karnataka government, without resources they are struggling, is the BJP government. I am I'll have to- not going I'll to have to call plead the next speaker, for sir, I am BJP sorry. government, for the people of that area. 5,000 crores we have spent. Till today, the government of India has not responded to declare this as a national project. Upper Krishna case, the stage 3, that was also submitted for national project to declare. Thank you. Thank you. Both these issues Thank are you. pending. The floor leader is sitting here, Mr. Goel. You are the floor leader. At least convey this to your Prime Minister and the irrigation. I'm sorry, I'll have to call the next speaker. And Finance Minister. Shri Jawahar Sarkar. At least something Please start. to save the Nothing people will go of on record. Karnataka. Please start, If you Mr. can Jawahar do Sarkar. it, do it. Otherwise, I'm only with folded hands. Start, Mr. Jawahar Sarkar. Yes, I am under instructions. Sir. Yes, start. Honorable Chair, Mr. Sarkar, please. Yes, sir. Yes, sir. Please start, Mr. Sarkar. One more. Mr. Sarkar, please 2 more start. minutes, sir, please. Honorable Chair, if permitted, No. Leader of the House is calling you. Leader of the House. Do you want to speak, Mr. Sarkar? Sir. Mr. Sarkar, do you want to speak? sir. Yes, Piyush ji. No. Your turn will go. Your turn will go. You start. Okay, sit down. Okay, very kind of you. Thank you. Mike, please. Mike. Microphone may be switched off. Penna, Krishna, Microphone may be switched Penna, off. you want to link 130 TMC of water will go to Tamil Nadu. When the issue of Godavari and Krishna issue refer to tribunal, Bachawat Award has clearly said the diversion from Godavari, Karnataka should get 27 TMC, though it is a diversion project from Godavari, they have said. But today, Krishna Pennar, nothing has been said about the share of Karnataka. Nothing. Tamil Nadu will get nearly 130 TMC because it is below Grand Uncut. We can't get anything unless and until the union government should take a decision out of that 130, because the water allocation made on the basis of the area that has been covered by the Tamil Nadu, Karnataka, Pondicherry, and all these things has been taken into consideration, even Kerala. But now another 130 TMC is going by this proposal. What is our share? So that's all I am telling this. See, our honorable leader of the House, he is not considering my request. At least so, please, sir, all these things should be let Tamil Nadu leaders also speak. I will also say that is not the issue. But only thing, how government of India is ill-treating the Karnataka state. We are like orphans.
please, I know it from the last 20, in this very same house, on the other side, I was sitting in Lok Sabha. I cried. The BJP on one side, Congress on one side, nobody came to my rescue. 4 ministers were there. I am alone. For a cup of drinking water, beggars are not the choosers. This is the word I use. And my leader has come. Now, we all collectively, together we will fight the battle. I will sit. And I think we are all going to appeal and request you, please consider Karnataka's demand. It is your own government. It is your own government. You get the credit, but help us. With these words, thank you very much. Thank you very much. Mr. Jahar Sarkar. Honorable Chair, members, honorable members, it is my proud privilege to be following the budget debate after an honorable ex-Prime Minister of India. Though one was getting fidgety, one has to admit that if a current Prime Minister can get an indefinite amount of time to speak, the former Prime Ministers also deserve that amount of respect. And after all, everybody will become a former Prime Minister. When I look at Dr. Manmohan Singh, Mr. Devegowda, I'm reminded of the grace that is necessary for the chair of the Prime Minister. Be that as it may, I would like to analyze, I tried to analyze the budget because it has been my job for a large part of my 40 years in service to prepare budgets and to understand them. There are hidden codes written by bureaucrats within budgets with no aspersions. But this one, I was one. That's what I'm saying. Now, having said that, this budget defies such an analysis. I wish I could describe it as insipid, tasteless, directionless, but I would be failing in my duties if I do not point out to the nation that this budget also carries the seeds of the perpetuation of inequality in a manner in which we have hardly ever seen before. It institutionalizes the difference between classes in India. Okay, just for figures, you are taking it up to 39.45 lakh crores. It's a record increase. But on the resource front, we find that receipts other than borrowals are in the range of 24 lakh crores. Now that is where the catch starts from, and I'll explain as I go along. The central tax revenue, you're keeping 19 lakh crores for yourself and giving states 8 lakh crores. This is not the place to discuss the state-centered evolution, but at some point of time, we must get together on this and change the basic structure. We cannot go on an inequitable structure. The only bad news is the good news. That is, on this investment, you are failing miserably. First of all, nobody gave you a right to sell off the assets that the nation created for 70 years, that much wanted 70 years, but you have failed in that. Inefficiency in this part also. Your budget was 1.7 lakh crores. You are doing 75 lakh crores. 1 lakh crore shortage on that. It impacts on the budget because you had booked that. National monetization pipeline that you announced with a lot of fanfare and aggression, 8,000 crores. You will hardly get 8,000 crores. So these impact the budget. These impact the budget. Nobody authorized you to sell off. But then there are two major worries. And I express this on behalf of the All India Trinamool Congress and on behalf of many right-thinking persons. That one is on the fiscal deficit. Mr. Chidambaram before me spoke on the fiscal deficit. And he mentioned the figure of 6.9% fiscal deficit. It is extraordinarily high, and it impacts on India's image before foreign investors that you keep talking about. 6.9. You will try to bring it to 6.4 this year. I doubt it. I doubt it.
Now, there's an interesting part about how the receipts of the government come at the moment. Okay, this is just for refreshing. Corporate income tax or corporation tax gives us 7.2 lakh crores. Corporate income tax gives us 7.2 lakh crores. Income tax, with all the machinery and all the officers and all the powers, gives us 7 lakh crores, personal income tax. GST, the central part, is 7.8 lakh crores. And central excise that was taken up to rocketing high levels, mainly on petrol, gives us less than 4 lakh crores. So let us remember that the taxes are between 7 and 8 lakh crores, the three major verticals of taxation. Number one, I shall bring forward 2 points here. One is about the fiscal deficit, which I already have mentioned, and immediately following that is the point of borrowal. The borrowals that are extremely dangerous for any nation. Your borrowals, you have increased by 130%. 130% the burden of borrowing since you came to power. You inherited an outstanding liability of 50% of the GDP, borrowing as a 50% of the GDP. That is what the other regime gave you. But you have taken that to 61% of the GDP. For God's sake, how will you pay back? Who will pay back? Which generation will pay back these amounts? 43% of all that we earn or gather goes to the servicing of interest. That means if I borrow, if I take 100 rupees, I have to give back 43% for my past suits, if I may. Individual allocations of budget I will not get into. Individual allocations, one thing that attracts my attention is on the budget of the housing and urban affairs. That has shot up from 54,000 crores last year to 74,000 crores within the year. You know where that money went. 20,000 crores went to the pandering of a gigantic ego in tinkering around with the Central Vista and other projects, including the ones that we have. This money could have gone. This money could have gone for more proper roads. Okay, and this Central Vista can only come if we destroy all national institutions, the National Museum, the National Archive, the National Center for the Arts will all have to be destroyed so that 20,000 crores can be spent. And the buildings and visuals that I've seen, they represent the most mediocre form of aesthetics, if at all it can be called aesthetic. They look solid. Anyway, yeah, I've seen the visuals. The visuals. They are obviously selected by someone. So, borrowing, you are now borrowing 5 lakh crores a year from small savings. You are frightening me. You are frightening the middle class. Will you be able to pay back? Or will I stop investing in small savings? You have to tell me that. Then the second worry is from the obscenity of richness that has overtaken India. I'm using the word the obscenity of richness. 142 billionaires, Mr. Chidambaram spoke before me, 142 billionaires, not 143. 142 billionaires have increased their wealth under this regime, 7.5 years, from 22 lakh crores. 22 lakh crores is 3 times what we pay by income tax every year. 22 lakh crores to not 44 lakh crores. They have gone up to 53 lakh crores. The cornering of wealth can only happen in a collusive legal order. It can only happen in a collusive order. Okay. Then 53 lakh crores. One more interesting news that has come out today itself in Bloomberg, and it came out 4 days ago in Forbes. These are the ones that keep track of the rich. They say that somebody's wealth, somebody who flew in, the Prime Minister to take oath, somebody's wealth has gone up from 42,000 crores when he brought him in that flight to 6.7 lakh crores. I think it's the highest rate of investment
any businessman could ever do. Why don't you name him? I can't name him. I would not like to name anyone. Mr. Adani, okay, everybody knows. And I am quoting from the Forbes report and from the Bloomberg report. They say that it is in the range of 6.8 lakh crores from 42,000 crores. The stupendous reach. That's why I use the word the obscenity of wealth that again manifests itself through crazy tall buildings and all other luxuries. Top 100 corporate heads in India have jacked up their wealth from 35 lakh crores. That is 30% increase in 7 years. 30%. Can't part of it be skimmed off? Can't part of it be, can't they be forced to part with a part of it for the welfare of the nation that is getting pushed back and back and back? Exactly. When trains are burnt in Bihar and UP over recruitment, take that as an early sign. Don't take it as a law and order. Remember, India is burning within. The internal manifestations will burst out through similar incidents if you don't take caution. Don't take caution. I have seen the Naxalite movement break out during my college years. So wealth tax that even Mr. Chidambaram suggested, wealth tax should have been imposed last year and this year. Why aren't you imposing wealth tax? Without wealth tax, you cannot appropriate a part of the profits that you have facilitated through the systems. You can't do it. Okay. The thing that hits our eye is a slash in social sector spending. The social sector is being devastated by this insipid budget. Is being devastated by the insipid budget. Food subsidy has been slashed by 80,000 crores. True. 80,000 crores. Who authorized you to take away food from the mouths of the poor? The Prime Minister mentioned that I have reached food to 85 crore Indians. 85 crore Indians among 130 crore, actually it's 135 crores. Out of 135 crore Indians, 85 crore Indians have received free food. Don't you realize that you're making an admission, an affidavit before this House, that 85 crore Indians out of 135 are so poor that they line up for free food? Yes. That is the real poor? Yes. Not the statistics that you mentioned, but that is the real poor. Please remember, that is the best affidavit I heard today. On rural development, you are slashing it by about 15,000 crores. Health, 86,000 crores. India's investment in health is just 1.25% of the GDP. 1.25% of the GDP is one of the lowest in the world. Yes. Bhutan, Nepal and others, 1.25%. And we have gone through this trauma where you talk of having done this and that. But the health budget has not gone up substantially. Health ministry is not listening. For others, He's not listening. okay, the worst budget. Others are about 5%. 5%. Other countries of the world, go and check up my figures. We have reached such a pass that 10 crore Indians are on this very nervous, unstable slot. One illness can push them into poverty. It requires one illness to destroy a family. You have to understand this. When you facilitate the growth of wealth to such obscene levels, please remember that there are 10 to 15 crore Indians that fall back into poverty because our support systems were not good enough. Education, again 88,000 crore. Is this something worth talking about? Under Mr. Modi, this is the first time I'm mentioning his name, under Mr. Modi, the greatest credit is that education as a percentage of GDP has come down to below 1. Below 1. Below 1% of the GDP is spent on education. About less than 1%. And you took central education to below, I'm talking the central component of the education, 3.5% is being contributed by poor states that I talked about on devolution. Food subsidy I've mentioned is down by 87,000 crores. Narega,
that great 100-day scheme. Our Chief Minister mentioned just yesterday that we in West Bengal need 8,000 crore man-days extra. What devastation has been done in this budget? From 1.11 lakh crores, which everybody knows is insufficient, and the stipulation and the calculations was that we should take it to 2.5 lakh crores this year. You have brought it down to 73,000 crores. Whom are you mocking? You have cut down Narega, this life soul of the poor. You are cutting down food subsidy, and I have given you descriptions of wealth. This is an anti-people budget, and my party has said that, along with many other parties, all the time. We need 8 crore man-days more. In any case, with 73,000 crores, what will you do? The pending bills are 22,000 crores. Hardly 30 days it will. So we will not be able to carry on. 16 days. Okay. Unemployment. Labor participation rate is at 40%, one of the lowest in the world. And you talk of so many people coming under EPFO and others. These are manufactured figures. These are structural figures. Don't fall for them and don't fool yourself into a make-believe life. Don't delude yourself and take yourself to a fairyland where everything is all right. All is well, all is well. It's just not possible. Urban employment, rural employment are touching around 14%. Every year we are getting 48 lakhs joining the workforce, and so far we have been able to provide only 12 lakh, 48, we are getting 48 lakhs joining the workforce, and we have been able to provide job for only 12 lakhs. Where will the remaining 36 lakhs go? Do you want Bihar train fires again? Now coming to the unkindest cut of all, woman and child. Children are our future. The palace, anyway, the children are our future. The child supplement, children's supplemental nutrition, children's supplementary nutrition was 8.3 crores when you came to power. Now it is 6.7. Shame. 6.7. At 24% slash on the nutrition that goes into the mouths and stomachs of babies. Preschool education children in the last 5 years have come down from 3.4 crores to 2.3 crores. Shame. And you talk about education. Shame. You talk about national new education policy. You give fancy slides. Get out of this charmed world of presenters and marketers. Anganwadi workers are about 26 lakhs and they get a miserable salary. They are the cutting edge of this government with the people, the cutting edge, the ones who serve. Anganwadi workers get a pittance. Their salary is around 10 to 12,000. Cooks and helpers who are there for the midday meals, cooks and helpers, they get 1,000 rupees salary, some 26 lakhs of them. Please look at them. Mr. Prime Minister, Mr. Finance Minister, it is not a criticism, it's a humble request from our side and from our party's side. You want to look at what to do with the women and children? Come to my state. Come to my state. We don't talk of Beti Bachao, Beti Padhao and all that. We have Kanya Shri, under which lakhs and crores of disadvantaged women are driving to school or cycling to school every day. That cycle, those two wheels are the two wheels of empowerment. They are not just mechanical. The National Child Labour Program, which was to save children from the clutches of exploitation, you have cut it down from 120 crores to 30 crores. What is this? Where is this 90 crores going to go? Where is it? Then, to repeat this anti-people budget, the points relating to the anti-people budget, I will just touch upon the fact that the jute industry is a natural ally to the statements that you have made in Glasgow, to the commitments that you have made in Glasgow. And the jute industry, the jute farmers and others
My colleague Dola Sen will also speak about it. I am only touching on the point that you are tinkering around. You are tinkering around. You have declared an imaginary price of 6,500 rupees a quintal. 50,000 workers have been laid off. You please pay attention to it. Use jute for geofiber, for other things. It is a biodegradable fiber. On the other hand, you are supporting petroleum. You are supporting petroleum and plastics because some friend of yours has a monopoly on plastics. On judiciary. When we talk of the judicial system, that's another place where we all have to go. The judicial system is on the verge of breakdown. 35% of the High Court judge posts are vacant. 35%. They should have gone up by at least 50%. 60,000 cases are pending. The distribution, 4.10 lakh cases. What are we doing about it? Judiciary is hardly ever discussed in such matters. Therefore, I took this point to bring it up, because that is one point where we go for justice. You talk of capex as if it's a great thing. We have all dealt with it. The capex, you are intervening this year because the tax that you let off to the corporate sector, which amounts from 1.7 lakh crore, I'm repeating it, you have given the corporate sector undue tax benefits of 1.7 lakh crore. And they were supposed to give you capex, investments and jobs. They have given you nothing. They have gone in for personal enrichment of the type that I've just mentioned. Now you're talking. Because the private sector is a laggard, the government is forced to come in. LIC, I've spoken before, 38 to 40 lakh crores. Where is your investment in LIC? What have you ever given to LIC? LIC is a super efficient machinery that has worked on its own steam. You are wanting to dilute LIC in the interest of foreign insurers. That's all. Shame. MSME. MSME sector, I'm sentimental about it because I was the first development commissioner for MSMEs way back in 2007, and I've kept track of it. So don't come and tell me that MSME is thriving, that MSME is glorious. MSME has gone through problems, and the small entrepreneur knows how to tackle problems, but he doesn't know how to tackle problems that are artificially thrust on him, like demonetization. Like demonetization. You have shattered the MSME, the small and village industries, because of demonetization. And you have gained nothing from it. Now you're coming and saying MSME hamare. One of the reasons could be that those small traders, who used to be the spinal cord of the support of a particular political party, are not required anymore because big capital has come in through one route, and we don't require small capital. It's an insult. Okay. You are talking of startup, unicorn. Unicorn is that, the beast with that long horn, mythical beast. You are talking of myths. Myths, yes. 81 unicorns. That means people who get 1 billion. What is a startup? You heard? Huh? What is a startup? Very simple. Look at Uber Ola. With what we started and now what has happened. You look at the drivers who drive Uber Ola. You look at the sales delivery, gig workers who come and deliver food to you for Swiggy. Don't you feel pity at the level of the exploitation? The entire wealth of startups is built on an exploitative system that takes away surplus value from them. You have to realize these things. Mr. Prime Minister, Mr. Finance Minister, please realize that you're playing with fire to serve the interest of a handful. Just a handful. This is the level of exploitation. We have to bring in an act. I know that you have passed the Gig Workers Act as part of the 4 labor codes. Nobody has even seen it properly. Nobody has even discussed it properly. Do not behave with it like you behave with the farm laws and land up with an explosion that you can't control. You mentioned about Punjab agriculturists getting pleased. But you forgot to mention that the Punjab agriculturists were at the door. UP agriculturists were at the door of Delhi for 1 full year. So don't fool around with these dangers. Don't play around with fire. Don't play around. Your emphasis on startups and
unicorns, that is unicorns unicorns are startups that have got a first-class first degree. That's all. Is completely misplaced. Please give them support, but also ensure social equity. Also ensure social equity. The economics of my state that has yielded good results to the government is based on social equity, women's participation, women and scheduled castes and tribes. It is based on faith in the Muslim community also. So whatever be it. Now we have to understand that when you play around with these figures, you're playing around with fire. They are not figures that are typed out on an Excel sheet and put into your budget. Please extract each figure. Ask a question, why? Who does it benefit? Who does it benefit? And what was my alternate way of expending that money or realizing that money? You have to go in for a budget. 7 years to 8 years you have carried on in this manner. But time is ticking out. I started by mentioning that all the 2 ex-prime ministers I found are full of grace. All my members in the House will agree. I only hope that somebody else emerges full of grace at some other point of time. But right now, if we don't want to hasten that time, there is time to correct. Go in for midterm corrections. With these words, I oppose the budget submissions. Thank you. Thank you for mentioning the time. Now, M. Muhammad Abdullah ji. Honorable Vice Chairman, sir, thanks for the opportunity given me to speak on this day. Sir, this is my maiden speech. At the outset, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the stalwart of the Dravidian movement, Tandai Periyar. Without him, we are not here. Our founder leader, great Anna, former Chief Minister of Tamil Nadu and former member of this August House, where today I stand to represent Tamil Nadu and its people. I am also indebted to Kalaignar, who inspired me to join the Dravidian movement to fight for the rights of the marginalized and oppressed. I am eternally grateful to our DMK party president and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the man of humanity, Mr. MKS, and our DMK Youth Wing Secretary, Thru Udayanithi Stalin MLA, for choosing me to represent this interest of our state and its people. Sir, also, I want to thank this union government also, sir, because today my dream comes true. I'm standing here. Our union government sold out Air India. Our union government sold out to LIT. Our union government sold out to many government entities. But fortunately, they left this house, remain for the country. I have a chance to stand here today. I have a chance here today. Thanks for the union government. The union's finance minister, under the guise of the budget, has repeated the same old schemes from previous years with no augmentation of funds for such schemes, and has conveniently ignored certain important promise of the union government. Now that the time to pay has come, I shall elucidate more on this during the course of my speech, sir. The Union Finance Minister has stated India to have entered into Amrit Kaal, the 25 years long led up to India at 100, and has referred to Honorable Prime Minister Independence Day address that had apparently set out the vision for India at 100. What was the vision? It was nothing. Nothing was the vision. It was nothing but the same thing repackaged for the 3rd year in a row with no financial allocation or even an inkling of starting the promised projects. The Honorable Prime Minister first announced a 100 lakh crore rupee infrastructure plan in his 2019 Independence Day address to the nation.
it was renamed, again it was renamed as a National Infrastructure Pipeline Project in his Independence Day address in 2020. The next year the name was renamed, and further it was rebranded as BM Gati Shakti. So that year they couldn't find a proper English name, I think so. They have chosen a Hindi name. So BM Gati Shakti in 2021 Independence Day speech. Now our Union Finance Minister has parroted the same thing in her budget speech. I don't blame the Honorable Finance Minister. The present Union Finance Minister and predecessors of this government remind me of the popular Tamil saying, Talaivan Evvaliyo, Tondanam Avali, meaning a party guarder or supporter invariably follows their leader blindly with the blatant disregard to everything else. I say this with proof to back up my claim, and not just as a passing comment. I tell you how, sir. Honorable sir, what I am talking about. We need to go to 7 years back in time to understand how this government has lied to its citizen. If one takes a look at the budget speech of the finance minister of this government, this specific word and issues find mention at the following places. Like I mentioned earlier, these are the budget speeches of 3 different finance ministers over the last 7 years, but with the same lie. Union Budget 2016-17, paragraph 13, point number 1, and paragraph 14. Union Budget 2017-2018, paragraph 19, point 1, paragraph 21, and paragraph 34. Union Budget 2018 and 2019, paragraph 11. Interim Budget 2019 and 2020, paragraph 5 and paragraph 23. Union Budget 2019 and 20, paragraph 50, and Union Budget 2020-2021, paragraph 22, and again Union Budget 2021-2022, paragraph 25. What was the promise? What was the promise? Doubling of farmers' income by 2022. Doubling of farmers' income by 2022. The 75th year of our independence. It was clearly written in all the budget. Now I call upon the member of this August House to go through the Union Budget 22-23, and this does not find it anywhere else. Okay. The year, I'm coming to you. The year in now 2022, have our farmers' income doubled? Honorable Chairman, sir, it is doubled? No. But sadly, the death of the farmers were doubled and tripled. It was double and tripled. On the contrary, farmers have been harassed by this government with its policies that favor only to their corporate friends and masters who made this government, who is behind this government, who is running this government. The government introduced 3 formulas which were detrimental to the livelihood of farmers across the nation to appease their corporate masters. The 3 formula removed the provision of MSB, which were directly detrimental to the government's agenda of doubling farmers' income. Honorable Sir, the entire opposition correctly realized the impact of such a screwed law will have on the agriculture community and pleaded the government not to introduce the law and to save the farmers who were already reeling under the effect of first wave of the pandemic. The Shiromani Agalital, one of the government's oldest allies, were forced to walk out of your allies because only one reason: the high-headedness of this government, its leaders, and its inability and unwilling to listen to dissenting opinions. This government is marked by its inaction on multiple fronts: inability to govern, inability to lead, inability to take the country and its citizens into confidence. This government and its leaders follow the policy of my way or highway. My way or highway. This is their only one policy. They pay no heed to the voices of marginalized. Honorable Sir, this government has a blood on its hands.
Hundreds of farmers were killed while expressing their reservation against the 3 farm laws. This government finally repealed the farm law during winter session 2021, not because it realized the detrimental effect of representation from farmers, but because of the 5 state elections that are currently underway. This government is inaccessible, not just to the citizen of this nation, but also to the elected representatives. Elected, yeah, who are not given time to put forth the representation of their constituent and people to the ministers, as evident by the denial of appointments to my esteemed party colleagues a few weeks ago. It should be noted that after the conclusion of Tamil Nadu Legislative Assembly, once the Tamil Nadu Legislative Assembly over, that election in 2021, the Union Finance Minister have conveniently forgotten Tamil and Tamil poets and their words, which has not found a place in their budget speech this year. Because the election is over, Tamil is also over from her budget speech. In a parliamentary democracy like ours, the Prime Minister is considered as the primus inter pares. It was told by Shivana to me. Many times he told, yeah, first among the equals. He is first among the equals, and the role of the cabinet is to aid and advise the Prime Minister in the discharge of his duty. But here, it doesn't appear so. The great Tamil poet and philosopher Thiruvalluvar in his magnum opus, Thirukural says, Arigundru Ariyan eninum urudi, Ulai irundan kural kadan. Meaning, although the king may be utterly ignorant, it is the duty of the ministers to give him a sound advice. On a contrary, the minister here are busy praising the emperor's new dresses. They are too busy. They are very too busy. And another one important issue I want to talk, sir. The budget imposes 30% tax on the transaction of cryptocurrencies. Cryptocurrency. To note here that cryptocurrency are not yet legalized in this country. It is not legalized in this country as yet, but the taxation shows that it is legal only by paying tax. Okay? But since there is no regulatory body or institution to control, it cannot be considered as a legal asset. It is illegal. It becomes legal by collecting tax. Though you are collecting tax, there is no regulatory body. I want to tell you one thing, you can sell the drugs, which is illegal, but if you pay, it will become illegal. But if there is no regulatory body, can you find any difference between these two? Mr. Abdullah, once again. Yeah. You may continue speech tomorrow also, because there is time constraint. I have to make an announcement. Thereafter, special mentions are there. So please sit down. Tomorrow you may continue. Tomorrow you will continue. My flow will go, sir. Give me 1 minute. I want to finish with this. Then I will continue tomorrow. Okay. I just want to finish with this matter. Then tomorrow I will continue the next one. Sir, you are collecting the tax for the non-legalized thing. Is there any system that exists in the world like this, sir? Huh? There is a practice of taxing legalized system across the world. Yeah. Please continue tomorrow. Please. Thank you, sir. Thank you. I have to inform members that the Business Advisory Committee, in its meeting held today, that is on the 8th of February 2022, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders Amendment Bill 2022, time allotted 1 hour. Number 2, consideration and passing of the Constitution, Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022, after it is passed by Lok Sabha, time allotted 1 hour.